अभी क्लास हम कल छोड़ के गए थे, काराकोरम के ग्लेशियर बताए थे। आज काराकोरम के दर्रा बताएंगे, पास बताएंगे। हाँ जी, ट्रांस। देखो, हमने क्या कहा था कि हिमालय के पार जितने भी पर्वत हैं सब ट्रांस कहलाएगा, लेकिन ट्रांस रेंज एक अलग भी है। एक्चुअली वो काराकोरम में ही पहले पढ़ते थे, बाद में 1906 के बाद एक विद्वान थे स्वेन हेडन महोदय, उन्होंने ट्रांस को अलग पर्वत के रूप में गिना। लेकिन ट्रांस का मतलब पार होता है, बताए थे, याद है। हिमालय के बाद जितना पर्वत है सब ट्रांस है। अगर आप काराकोरम को ट्रांस बोलेंगे तो गलत बात नहीं है, लेकिन ट्रांस वो एक स्पेसिफिक श्रृंखला भी पढ़ते हैं, चेंज नहीं, मतलब ट्रांस एक अलग श्रृंखला के रूप में भी हम पढ़ते हैं। और काराकोरम को भी आप ट्रांस बोल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि काराकोरम का हम लोग ग्लेशियर पढ़ चुके थे, और आज पढ़ेंगे हम लोग दर्रा। दर्रा करने के बाद सीधे आएंगे ट्रांस रेंज, और उसके बाद आएंगे ग्रेटर हिमालय में। टाइम इसमें ज्यादा ना लगेगा। अच्छा, देखो भाई, काराकोरम में जो हमको ग्लेशियर पढ़ना है या जो दर्रा पढ़ना है वो सिर्फ कश्मीर का पढ़ना है, मतलब भारत का पढ़ना है। नेपाल और भूटान और तिब्बत का और चीन का दर्रा हमें नहीं पढ़ना। हमें अपने देश का ग्लेशियर और अपने देश का पास पढ़ना है। तो सिर्फ हम कश्मीर का एक मैप बना लिए, कश्मीर और लद्दाख का, उसमें 5 दर्रा हम दिखा दिए। आप भी इसी तरीके से बना लीजिए, और नहीं बनता है तो ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा दर्रा माने आने जाने का रास्ता। अभी नहीं कि पन्ना फाड़ लिए बीच से कि सर रास्ता बना दे रहे हैं, रियल में, है ना। तो बनाइए इसको। ये क्या हो रहा है? सही, कभी कभी नहीं मिटता है यहां से। बनाइए इसको, बनाइए उसकी। हाँ जी, कल वाली बात छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल छोड़ दें, जो कल नहीं आए थे कल की बात छोड़ दें, है ना। आज की बात को देखें, कल वाला देखेंगे तो पता चला आज वाला भी गायब हो जाएगा। मतलब आज जो हम पढ़ा रहे हैं उसको समझिए, वरना फिर कल क्या करना पड़ेगा, आज वाला किसी और से समझना पड़ जाएगा, है ना। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। तो भैया आइए, देखो जो नंबर 1 पे पास है दर्रा, उसका नाम है काराकोरम पास। पर्वत के नाम से ही पास है, काराकोरम पास, या इसका नाम है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा, क्लियर है। जो नंबर 1 पे पास है वो पर्वत के नाम से ही है। काराकोरम के दर्रे हम पढ़ा रहे हैं, तो पहला नंबर पे जो दर्रा मैंने बनाया है वो काराकोरम का ही दर्रा है, लेकिन नाम भी दर्रा का क्या है, काराकोरम दर्रा। दूसरे नंबर पे जो है उसका नाम है छांगला। छांगला, छांगला। अब कहेंगे सर यहाँ पर तो दर्रा नहीं लिखे आप, यहाँ तो काराकोरम दर्रा लिखे, यहाँ पर छांगला दर्रा आप लिख देते। छांगला दर्रा, अरे भाई दर्रा का नाम है छांग, दर्रा का नाम है छांग। ला का मतलब होता है दर्रा। तिब्बती भाषा में दर्रा को ही ला कहते हैं। सुनोगे जेलिपला, नाथूला, तो दर्रा नाम है नाथू, दर्रा हो गया ला, तो नाथूला। दर्रा एक्चुअली में नाथू दर्रा है, जेलिपला में जेलिप दर्रा है ना। लेकिन ला क्या है, तिब्बती भाषा में ला मतलब दर्रा होता है। तो छांग दर्रा, उसके बाद है मांगला, मांगला, मंगला नहीं है ना जी, आजकल लोगों का नाम भी रहता है मंगला, है ना। एक हमारे मकान मालिक थे, उनका नाम था मंगल सिंह, है ना। मेरे जिंदगी के सबसे महान मकान मालिक, उनसे महान आज तक मकान मालिक मैंने कहीं देखा नहीं। अवार्ड देने वाले मकान मालिक थे, और ऐसा क्या किए थे, क्या नहीं किए भाई, खोजना पड़ेगा क्या नहीं किए। छांगला, मांगला,
और अगला आइए लनकला, लनकला, लनकला। और उसके बाद अंतिम है खारदुंगला, खारदुंगला। हैंडराइटिंग अब कुछ ठीक हो गया है मेरा। पहले जो है डिजिटल बोर्ड पर लिखने का आदत था नहीं, लेकिन धीरे धीरे लग रहा है ना कि अब कभी व्हाइट बोर्ड मिल जाएगा तो उस पर खराब हो जाएगा मेरा मामला। इस पर आदत हो गया, तब कभी मिलेगा सिंपल बोर्ड तो उस पर हम नहीं पढ़ा पाएंगे, फिर वहां भी अभ्यास करना पड़ जाएगा। अभी जहां जहां मैं पढ़ा रहा हूं डिजिटल बोर्ड मिल रहा है, जैसे मिल रहा है सब डिजिटल मिल रहा है, तो अच्छी बात है। दुनिया डिजिटल का, मोदी जी आए तो सबसे ज्यादा दो ही चीज पर फोकस किए, एक स्वच्छ भारत और दूसरा डिजिटल इंडिया। मोदी जी का सबसे ज्यादा फोकस इस देश में किस पर था? डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत। आज स्वच्छ भारत का परिणाम है। देखिए मोदी जी को मैं ज्यादा टारगेट करता रहता हूं, लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि स्वच्छता का प्रचार तो इंदिरा गांधी के समय से हो रहा था, लेकिन मोदी जी ने जो अभियान चलाया स्वच्छता को लेकर, आज देखिए हम लोग क्या करते थे, डस्टबिन का तो नाम ही नहीं जानते थे, जहां हुआ वहां फेंक दिए कचरा। अब कम से कम स्टेशन पर अगर खड़े होते हैं, बिस्किट खा के जो पैकेट होता है हमारा, मिक्सचर खा के जो पैकेट होता है, एक बार कम से कम डस्टबिन ढूंढते हैं, कम से कम भले फेंक दे बाद में, लेकिन पहले एक बार ऐसे नजर डोला दें कुछ फेंकने वाला तो नहीं है। कि आदत सुधराना चाहिए, ये आदत सुधारने का अकेला श्रेय जाता है मोदी जी। बहुत दिन से चल रहा है स्वच्छ भारत, कांग्रेस ने भी चलाया था बहुत पहले निर्मल भारत, लेकिन आदत बनाया। आज कोई आदमी को देखिएगा एक बार वो डस्टबिन जरूर ढूंढता है, भले दूर है तो फिर फेंक दे वो अलग बात है, लेकिन आदत बदला तो जरूरी है। जानते हो क्या जरूरी है? आदत में बदलाव। कानून बना के आदेश देकर किसी से कोई काम नहीं करवाया जा सकता। आप हेलमेट पहन के जाइए, ये कहता है ना भाई हेलमेट लगाइए वरना 1000 रुपया फाइन हो जाएगा, कहता है लोग। अब मुझे बताइए कि कानून बना के कितना रोकिएगा? आज लगाएगा कल नहीं लगाएगा। लोगों में आदत बनाना होगा, एक अभियान चलाना होगा, लोगों में आदत बनाना। नहीं जी, अच्छी चीजों की क्या करनी चाहिए? आदत बनानी चाहिए। और ये होगा तब जब इसी तरह से स्वच्छ भारत, हेलमेट भारत, कुछ इस तरह का अभियान चलेगा तो लोग फिर लगा के चलने लगेंगे। भले ही गलती से छूट जाए घर पे हो जल्दीबाजी में, लेकिन पहली बार तो ढूंढेगा ही, हेलमेट के लगा के जाना है। तो आदत बनाना होगा। देश को कानून से बदलना मुश्किल होता है। किसी भी देश को अगर बदलना है तो उसको हरेक के दिल में बसाना होगा, तब वो देश बदलेगा। कानून की धमकी देकर कब तक? कानून की धमकी देंगे आप तो डर से बदलाव नहीं होता। अगर हम चाहें कि आप सभी को बदल दे धमका के, पनिशमेंट देके, अगर नहीं पढ़ के आए तो मुर्गा बना दिए, है ना, छड़ी से पीट दिए, तो इससे आपके अंदर बदलाव नहीं होगा। अगर हम इस तरह से अभियान चलाएं, इस तरह का एक माहौल बनाएं कि सब बच्चा पढ़ने लगे अपने आप, एक दूसरे के देखा देखी। जैसे मैंने कहा कि भाई टेस्ट लिया और टेस्ट में जैसे सर ने भी अवार्ड दिया 10 टॉप 10 लोगों को, मान लीजिए, तो टॉप 10 को देखकर पीछे से कुछ बच्चों का मन में आया होगा कि भैया हमें भी टॉप करना है। इस तरह के जब तक माहौल नहीं बनेगा तब तक आपको डांट के, फटकार के, पीट के, कुर्सी बना के, मुर्गा बना के, बेंच पे खड़ा करा के आप में पढ़ाई का लत नहीं लगाया जा सकता। तो पढ़ाई की लत तभी लगेगा जब पढ़ाई का माहौल क्रिएट होगा, बात दिल में आएगी। चलिए, तो मोदी जी का 2 याद कर लीजिएगा, स्वच्छ भारत और डिजिटल इंडिया। स्वच्छ भारत की शुरुआत कब हुआ था? कब? 2 अक्टूबर 2014। लक्ष्य कब तक का था? पूरे भारत को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019। 5 साल का टारगेट था। आज 22 में सामने कचरा इतना दुर्गंध कर रहा था सामने वाला कि भैया टारगेट मोदी जी का सारा यहाँ पर फेल दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि नगर निगम के लोग हड़ताल पर थे, इस वजह से कचरा उठ नहीं पा रहा था। चलिए जाने दीजिए। तो नोट कर लिया, काराकोरम, छांगला, मांगला, लनकला और खारदुंगला। क्लियर है? काराकोरम दर्रा है क्या? ये कुछ नहीं है, ये तो बाउंड्री बनाया है। लिखिए, काराकोरम दर्रा पाकिस्तान को चीन से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा पाकिस्तान को चीन से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा किससे जोड़ता है भैया? पाकिस्तान। यहां से कहां जाएंगे? पाकिस्तान से चीन जोड़ता है। देखिए, काराकोरम दर्रा पाकिस्तान को चीन से जोड़ता है। काराकोरम पास कनेक्ट्स फ्रॉम
पाकिस्तान टू चाइना। काराकोरम दर्रा पाकिस्तान को चीन से जोड़ता है। काराकोरम पास कनेक्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान टू चाइना। काराकोरम दर्रा पाकिस्तान को चीन से जोड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जो देख रहे हैं आप, छांगला, मांगला, लनकला और खारदुंगला, ये सब भारत को चीन से जोड़ता है। तो लिख लीजिए, छांगला, मांगला, लनकला और खारदुंगला भारत को चीन से जोड़ता है। देखिए, इन सब से कहां जाएंगे? इंडिया से चीन जाएंगे। छांगला, मांगला, लनकला और खारदुंगला, यहां से हम जाते हैं भारत से चीन। छांगला, मांगला, लनकला और खारदुंगला, ये तो याद हो जाएगा सब एक तरह से। छांगला मांगला एक जैसा लग रहा है। छांगला, मांगला, लनकला एंड खारदुंगला आर कनेक्ट। क्या बोलिए? उससे नहीं है, आप यहां देखेंगे, यहां पर है वो, इस इलाके में है कौन? ये तो मैं एक फोटो बनाया हूं क्रम से पश्चिम से पूरब, लेकिन यहां पर है, पाकिस्तान से चीन को जाता है। ठीक है, छांगला, मांगला, लनकला और खारदुंगला भारत को चीन से जोड़ता है, बाकी सब इधर है। समझ में आ रहा है बात? इस तरीके से है, तो सब भारत से चीन को जाता है। क्लियर है? ये कंप्लीट हो गया काराकोरम रेंज। अब आप लिखिए, हेडिंग डालिए ट्रांस श्रेणी, ट्रांस रेंज। अब हेडिंग डाल दीजिए आप ट्रांस रेंज। हेडिंग डालिए ट्रांस रेंज। अच्छा रुको मेरे भाई, ट्रांस रेंज यानी ट्रांस श्रृंखला, ट्रांस श्रृंखला या इसी को बोलते हैं पार श्रृंखला। क्या बोलते हैं बच्चा? पार श्रृंखला। मैंने एक दिन बताया था पहले दिन ही कि हिमालय के उस पार जितने भी पर्वत हैं सबको ट्रांसे बोलते हैं। काराकोरम जो भी समाप्त किया वो भी ट्रांसे में आता है, लेकिन ट्रांस पर्वत के नाम से एक अलग पर्वत का अध्ययन 1906 के बाद शुरू हुआ, क्योंकि विद्वान थे स्वैन हेडेन महोदय, उन्होंने ट्रांस श्रृंखला का खोज किया था। ट्रांस श्रृंखला के नाम से एक अलग श्रृंखला की पढ़ाई 1906 के बाद से शुरू हुआ, वरना ट्रांस का हम लोग अध्ययन काराकोरम के साथ ही करते थे। क्लियर है? एक बनाइए चित्र, ट्रांस श्रृंखला का एक चित्र बना लीजिए। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, इसका विस्तार लद्दाख, अब लद्दाख अलग से करना पड़ता है, और इसका विस्तार तिब्बत में है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसकी लंबाई 960 किलोमीटर है, 960 किलोमीटर है। बनाइए, ये पर्वत है भाई, ये पहाड़ है, बता दूं इस तरह से है। थोड़ा सा दिखा देता हूं जो लोग नए हैं उनके लिए, जो लोग पहले कभी क्लास में मेरा नहीं आए थे, पहली क्लास में हैं। देखो भाई, ये काराकोरम है और ये ट्रांस है। ट्रांस कारा, ये पूरा यहां से यहां तक काराकोरम है, और यहां से यहां तक क्या है? ये ट्रांस। तो ट्रांस की लंबाई 960 किलोमीटर। पूरे काराकोरम की लंबाई कितना था? 2500 किलोमीटर, लेकिन ट्रांस की लंबाई कम है ना, दिखाई भी दे रहा है कम है। तो चलिए, हाँ 960 किलोमीटर। क्लियर है ना? कोई इधर अगर बैठना हो तो सामने ही बैठ सकते हैं, अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा हो तो उधर भी जाके बैठ सकते हैं, वहां उस कॉर्नर पे बैठ जाइए। एकदम से आगे रहिएगा ना तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। पीछे से कोई दिक्कत नहीं, वहां तक दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ तक में दिक्कत हो सकता है, तो उधर बैठ जाइए। ठीक, बैठिए जहां मन है आपको वहीं बैठिए, लेकिन आपके लिए बता रहा था मैं, मर्जी आपकी है, जहां बैठने का मन हो वहां बैठिए। जैसे अब हम उधर कम जाते हैं, इधर ज्यादा रहते हैं, तो इधर से कभी कभी छिप जाते हैं। हो गया? सुनो, ट्रांस रेंज को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिलाकर बोलते हैं लद्दाख रेंज। क्या बोलते हैं? लद्दाख रेंज। लिख लीजिए, फोटो में भी लिख लीजिए और अलग से भी लिख दीजिएगा, लद्दाख श्रेणी लिख लीजिए। ट्रांस रेंज का विस्तार कहां कहां है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख और तिब्बत में है। ट्रांस रेंज का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख और तिब्बत में है। लेकिन ट्रांस रेंज पूरा पर्वत का नाम है, लेकिन ट्रांस रेंज को जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोग क्या बोलते हैं? लद्दाख रेंज के नाम से जानते हैं। ट्रांस ही, लेकिन उसको जम्मू कश्मीर तिब्बत में लोग क्या बोलते हैं? लद्दाख रेंज। तो लिख लीजिए एक लाइन अलग से भी, फोटो में तो लिखिए लीजिए पर अलग से भी लिखिए, ट्रांस रेंज इज नोन एज
लद्दाख रेंज इन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। लिखिए, ट्रांस श्रेणी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, ट्रांस श्रेणी को हिंदी में भी बोल देंगे भाई, ट्रांस श्रेणी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, ट्रांस श्रेणी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लद्दाख श्रेणी के नाम से जानते हैं। ट्रांस रेंज इज नोन एज लद्दाख रेंज इन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। हिंदी में लिखिए, ट्रांस रेंज को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, ट्रांस रेंज को, अब कोई दिक्कत ना अब धीरे धीरे हो रहा है ना। आप कहते कि सर लिखते रह गए, समझ तो पाए नहीं, तो जहां पर लगे ना कि तेज निकल गए हैं वहां एक बार टोक दीजिए उधर से कि सर थोड़ा रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां से बिना समझे चले गए, ये हमारा तौहीन है। क्योंकि पोडियम पर खड़ा हो गए हम, तो मैं कोशिश करता हूं कि यहां पर अगर ऐसा बच्चा जिसको ज्योग्राफी का जी भी नहीं आता, वो भी पूरा समझ के जाए। एक बच्चा भी यहां से खाली हाथ जाता है तो ये मेरे लिए ठीक बात नहीं है ना। यहाँ इतना मेहनत हो रहा है इसलिए नहीं कि 4-5 तेज बच्चों को खाली समझ में आ जाए, अब बाकी लोग झुनझुना बजाते निकल जाए। तो हमारा ये मानना है कि आप सभी को समझ में आना चाहिए। और अगर किसी बच्चा को बिल्कुल थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है तो आप खड़ा होकर के बताइए हमको कहाँ दिक्कत है, हम आपको विनम्रता से उत्तर देंगे। और आपके पूछने पर कोई मुस्कुराता हंसता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए डरता है लड़का लोग कि पता नहीं सब मेरा मजाक उड़ा देगा, हम कुछ पूछ लिए तो लोग हंस देगा। अगर आपके पूछने पर कोई हंसेगा तो उसको क्लास से निष्कासित कर दिया जाएगा। कहीं कोई दया वाली बात नहीं है। मेरे लिए सभी बच्चे बराबर हैं और कोई भी प्रश्न पूछने को स्वतंत्र है। छोटा प्रश्न भी पूछेंगे तो उसका उत्तर हम विनम्रता से देंगे, आपको कभी डांटे फटकारेंगे हम नहीं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा और डरिएगा मत। चलिए बताइए क्या बोल रहे थे आप? अच्छा फिर से बोले, ट्रांस रेंज को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, ट्रांस रेंज को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लद्दाख श्रेणी के नाम से जानते हैं। लद्दाख श्रेणी के नाम से जानते हैं, लद्दाख श्रेणी के नाम से जानते हैं। ट्रांस रेंज को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लद्दाख श्रेणी के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चा, एक फोटो यहां देख लो, सब लोग नोट कर लिया ना, तो थोड़ा मेरे ऊपर देखो। देखो भाई, ये काराकोरम है और ये क्या था? ट्रांस। काराकोरम और उसी से लगा हुआ ट्रांस था। तो काराकोरम और ट्रांस के बीच एक पॉइंट है, इसका नाम है लेह। सुना होगा आपने, लद्दाख और लेह का नाम आपने सुना होगा। लेह लद्दाख बोलते भी हम लोग क्या है, लेह लद्दाख। कहाँ गए घूमने भाई? तो लेह लद्दाख गए। तो लेह कहाँ है? न तो ट्रांस में है और न ही काराकोरम में है। इधर से काराकोरम पहाड़, इधर से ट्रांस, और बीच में है लेह, बीच में है लेह। अब अगर बारिश वाली हवा लेह की ओर पहुंचना भी चाहे बाहर से, तो क्या करना पड़ेगा? या तो ट्रांस को पार करना पड़ेगा या तो काराकोरम को पार करना पड़ेगा, तभी न पहुंचेगी भाई। तो बारिश वाली हवा अगर पहुंचती भी है तो उसमें पानी की मात्रा खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे जैसे पहाड़ पर हवाएं चढ़ती हैं ऊपर, उसमें जो वाष्प होता है, वेपर होता है, वो पानी में बदल जाता है। आप जानते हैं कि ऊपर जाते हुए हवाओं का, जो आप एक दिन बताया था कल ही मैंने, ऊपर जाते ठंडी बढ़ता चला जाता है। आप कभी खाना पकते देखें तसला में? अरे प्राचीन काल में तसला में खाना बनता था, अब ना कुकर में बनता है चावल और दाल। पहले तसला उस पर ढक्कन रख दिया जाता था, चावल पक रहा है और माड़ पसाया जाता था उसमें। तो जो ढक्कन जब हटाते थे हम, तो उसमें से पानी टपकने लगता था। देखें आप, जब तक ढक्कन ऊपर है उसमें वेपर लटका हुआ है, लेकिन जैसे ही ढक्कन हटाए, हवा के संपर्क में आके ठंडा हो गया वेपर। अब वेपर ठंडा होकर किसमें बदल जाती है? पानी में। उसी को संघनन या कंडेंसेशन कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है भाई। तो संघनन, तो हवा जब बारिश वाली हवा भाप लेकर, वेपर लेकर अगर लेह की ओर आने की कोशिश भी करेगी तो ऊपर चढ़ते हुए पहाड़ पर ठंडी हो जाएगी और पहाड़ के उसी पार सारी बारिश करा देगी। और जो हवा यहाँ पहुंचेगी भी उसमें पानी की मात्रा नहीं होगा। इस कारण से लेह में भारत की सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन बन जाता है? लेह। लद्दाख नहीं, लेह। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान पूछा जाए तो कौन है भैया? लेह है। क्लियर है? अब क्यों पूछा जाए कि लेह में सबसे कम वर्षा क्यों? क्योंकि बारिश वाली हवा अगर वहां पहुंचती भी है तो उसमें पानी की मात्रा क्या हो गया होता है? खत्म। तो पूछा जाए कि लेह भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह। क्यों कम वर्षा? क्योंकि वो दो ऊंचे पर्वतों के बीच में है ना। लेह क्या बोलेंगे मैक्सिमम रेन ऑफ इंडिया, सॉरी मिनिमम रेन ऑफ इंडिया अकर्स इन लेह ड्यू टू
लेह सिचुएटेड बिटवीन टू हाईएस्ट माउंटेन काराकोरम एंड ट्रांस। समझ में आ रहा है बात? तो यहां भाई लिख लो, ये तो बना दिया मैं आपको समझने के लिए। देखो यहां पर क्या है भाई, लद्दाख के सामने एक जगह है लेह। क्या है भैया? लेह। तो लेह लिख लीजिए और लेह के बारे में लिखिए। समझ में आ रहा है ना सबको कि नींद आ रहा है? सुबह सुबह जम्हाई का मतलब होता है हल्का नींद। हाँ तो स्नान करने पर आओ नींद आता है। स्नान सुबह सुबह अगर कर लिए ना तो नींद पक्का है आ जाएगा। इसीलिए अगर 2-4 घंटा पढ़ना है सुबह में जग के तो बिना स्नान के पढ़ लीजिए। अगर स्नान किए तो एक दिन तो सोना इतना मन फ्रेश हो जाता है कि सोने का मन करता है। लिखिए, ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, बिना नहाए पढ़ लीजिए। हाँ हाँ सही बात ही बोल रहे हैं, अरे अनुभव से बोल रहा हूं, कॉपी करके नहीं बोल रहा हूं। हाँ जी लिखिए, ले मिनिमम रेन ऑफ इंडिया अकर्स इन लेह ड्यू टू, हिंदी बोलेंगे, मिनिमम रेन ऑफ इंडिया अकर्स इन लेह ड्यू टू लेह सिचुएटेड बिटवीन टू हाईएस्ट माउंटेन काराकोरम एंड ट्रांस, ड्यू टू लेह सिचुएटेड बिटवीन टू हाईएस्ट माउंटेन काराकोरम एंड ट्रांस। हिंदी में लिखिए, भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होता है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थोड़ा क्लास में से क्लास लेके कॉल करें। हेलो, हाँ कहाँ पे दिख नहीं पा रही है? हाँ हाँ सर ठीक है सर, हम कॉल करते हैं आपको। लगातार कॉल कर रहा है, पता नहीं हो गया। समझ गए आप? लेह में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है भैया? लेह में। क्योंकि लेह 2 ऊंचे पर्वत काराकोरम और ट्रांस के बीच स्थित है। क्योंकि लेह 2 ऊंचे पर्वत, क्योंकि लेह 2 ऊंचे पर्वत ऑफ कर देता हूं इसको। ऑफ कर दिया। लगातार कुछ लोग जैसे एक बार नहीं उठे ना फोन, तो नहीं करना चाहिए। हो सकता कहीं बिजी हो इंसान, 2 बार ना उठे फिर भी नहीं करना चाहिए। तो फिर लेकिन अब लगातार 10 बार लगे हुए। क्या लिखा आपने? क्योंकि लद्दाख लेह 2 ऊंचे पर्वत काराकोरम और ट्रांस के बीच स्थित है। कोई दिक्कत तो नहीं ना है? हाँ अभी आपने बिल्कुल सही कहा, वृष्टि छाया प्रदेश। पहाड़ के उस पार जो क्षेत्र पाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग वृष्टि छाया। क्यों? क्योंकि जो हवा वहां पहुंचती है वर्षा नहीं कराती। तो क्या हो गया? रेन शैडो जोन। बहुत बढ़िया, लिख लीजिए। अभी लिख सकते हैं कि लेह सिचुएटेड इन रेन शैडो जोन। लेह वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। लेह वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। लेह सिचुएटेड इन रेन शैडो जोन। लेह सिचुएटेड इन रेन शैडो जोन। लेह सिचुएटेड इन रेन शैडो जोन। हिंदी में लिखिए, लेह वृष्टि छाया, वृष्टि माने वर्षा, अब वृष्टि छोड़िए, वर्षा छाया प्रदेश में पाया जाता है। लेह वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। लेह वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। लेह वृष्टि, वृष्टि माने वर्षा जी। अरे क्या बात है, हिंदी भी कमजोर आप लोगों का। अरे वृष्टि पड़े टुपुर टुपुर गाना नहीं सुने? एक संगीत है ना, वृष्टि पड़े टापुर टुपुर टुपुर टुपुर। पुराने सॉन्ग हैं। अब आप लोग तो नए व्यक्ति हैं और हनी और कौन कौन सिंह का सॉन्ग सुनते हैं। हाँ यो हम लोग तो वही किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मुकेश। पीछे नहीं बाबू, देखो सुन लो। अरे आज का जो संगीत है वो कौन? पश्चिमी संगीत है। एक बहुत बड़े डांसर, नाम सुना होगा आपने, माइकल जैक्सन। मर गए, डेथ हो गया बहुत पहले, 2008-7-8 में डेथ हुआ था उनका। बहुत वर्ष मरे भी हो गया। माइकल जैक्सन ने कहा था कि जो पश्चिमी संगीत है उसमें शरीर झूमता है। क्या झूमता है? शरीर, नाचने का मन करता है। लेकिन जो भारतीय संगीत है उसमें मन झूमता है और आत्मा झूमती है ना, दिल झूमता है। दिल में एक बेचैनी महसूस, कुछ गाने से बेचैनी भी महसूस होता है और कुछ गाने से सुकून भी मिलता है ना। तो भारतीय गाना अंदर से नचाता है
लेकिन जो यूरोपीय गाना है जिसमें हनी सिंह का जो यो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, है ना, उससे शरीर झूमता है। यानी आप शरीर झुमाना है तो योग चल जाइए, योगा सेंटर चले जाइए, जिम सेंटर। क्या जरूरत उस गाने को सुनकर झूमने का, बिना मतलब के पैर हाथ टूट गया तो और दिक्कत है। वहां जाइएगा तो सही से झूमिएगा, इंस्ट्रक्टर होगा, डायरेक्टर होगा तो बताएगा कैसे करना है एक्सरसाइज। और इसीलिए क्या करना है, भारतीय संगीत सुनना है। अब भारतीय संगीत में आप नए भी कोई व्यक्ति हैं जो हमारा क्लासिकल को लेकर चल रहे हैं तो उनको सुनिए आप, और रियली बताइएगा, मन से बताइएगा। जब आप अकेले होते हैं, जब एकदम बिल्कुल अकेले होते हैं, तो क्या वो हनी सिंह का सॉन्ग सुनते हैं? दुनिया को दिखाने के लिए भले आप डेक में हनी सिंह लगा दें कि हम जो है आधुनिक आदमी हैं, लेकिन अंदर से जब आप पूरा खुश होते हैं, अंदर से खुश, क्या बात है, आज बहुत खुशी है, या अंदर से दुखी होते हैं, तो कौन सा गाना नजर आता है? भोजपुरी आता है। लीजिए, भोजपुरी आता है, अच्छी बात है, आगे आइए। बढ़िया आना चाहिए, भोजपुरी अपना सॉन्ग है भाई, सम्मान करना पड़ेगा हमें। चलो भाई, लेह में सबसे सुनो, लेह में सबसे कम वर्षा होती है। अब सुनो जा भाई, हो गया भोजपुरी पर कितना दिन रहोगे? लेह में सबसे कम वर्षा, तो जाहिर सी बात है भारत का सबसे सूखा स्थान भी कौन होगा? लेह। तो लिखिए, लेह इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। 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 अब अच्छा एक चीज और, जब भी मेरा कहीं से फोन आ जाए, अब मैं यहां उठा लूं, तो आप लोग पीछे से यस सर बोलिएगा जोर से, ताकि उसको लगे कि मैं क्लास में। सामने वाला समझता मैं फ्री हूं। जैसे फोन उठाए ना, अपने मन से आप बोलिएगा यस सर, समझ में आ गया क्लास में भाई है? हाँ वही भाई, सामने जैसे अब बोल, दिमाग खराब किसी का, अब मेरा मूड खराब हो गया है भाई, किसी का फोन बीच में क्लास में आ जाए तो दिक्कत हो जाता है। लिखिए, क्या लिखा आपने? हाँ, लेह भारत का सबसे सूखा स्थान हो गया। अब आओ बच्चों, एक स्थान है लद्दाख वाले क्षेत्र में ही, द्रास। क्या नाम है? द्रास। लद्दाख वाले क्षेत्र में ही एक जगह है, कौन सा? द्रास। ये भारत का सबसे ठंडा स्थान है। एरिया नहीं, एरिया पूछे तो सियाचिन। भारत का सबसे ठंडा इलाका एरिया तो कौन होगा? सियाचिन। लेकिन भारत का सबसे ठंडा प्लेस पूछे तो क्या होगा? द्रास। तो लिखिए, द्रास इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। द्रास यहां लिखे हैं बच्चा, खोजो मत, बोर्डे पर न कहीं होगा। द्रास इज द, कल को डीएसपी बन जाओगे तो खोजना पड़ेगा चोर को। लिखो, क्या लिखे भैया? द्रास इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया। द्रास भारत का सबसे, बोलो, ठंडा स्थान है। और ठंडा इलाका पूछे तो कौन होगा? सियाचिन। ठंडा इलाका पूछे तो क्या होगा? सियाचिन। क्लियर है? द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान। ये भी छूट गया क्या? आ गया। इसका टाइम कहां चलता है? टाइम खत्म हो गया। चलिए, हो गया, आगे बढ़े। चलिए, ये हमारा हो गया। एक पॉइंट और है जम्मू कश्मीर में, इसका नाम है कारगिल। नाम सुना है? कारगिल चौक, गांधी मैदान वाला नहीं, कारगिल युद्ध भी हुआ था। ये कारगिल अलग है। तो लिखिए, कारगिल में कुछ नहीं है, बस कारगिल का जो विजय हुआ था 1999 में, वो 26 जुलाई को हुआ था। तो लीजिए, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाते हैं। कारगिल फेमस प्लेस है, इसलिए जानना जरूरी है कि कहाँ है। तो कारगिल, कारगिल में 1999 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें 26 जुलाई को हम जीते थे कारगिल को, इसलिए 26 जुलाई को क्या मनाते हैं? कारगिल विजय दिवस। 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस। 1999, 1899 में भारत पाकिस्तान युद्ध होगा। वो तो भारत पाकिस्तान साथी थे हम लोग, भाई भाई के बंटवारा होगा तब लड़ाई होगा। हो गया भाई, समझ में आ गया? बस ट्रांस में हमें इतना ही जानना है और कुछ नहीं जानना। क्लियर है? अब आइए, मिटाऊं? चलिए, अब लिखिए, हेडिंग डालिए, ग्रेटर हिमालय। अरे क्या दिक्कत हो रहा है भाई?
किसी को क्या दिक्कत है? क्या लिखे? का 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाते हैं। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। 26 जुलाई को क्या मनाते हैं बच्चा? कारगिल विक्ट्री डे, कारगिल विजय दिवस। हो गया। अब लिखिए ग्रेटर हिमालय, ये बड़ा है, सुनो, इसका फोटो कॉपी के बीचों बीच बनाना, ऊपर नीचे जगह छोड़ देना, कुछ एक्स्ट्रा लिखवाएं तो दूसरा पेज में लिखना, लेकिन पहाड़ के आसपास कुछ मत लिखना। देखिए भाई, ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय जो है बच्चा, उसी को हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री हिमालय भी, ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है। क्लियर है? ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री हिमालय यानी महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय। ग्रेटर हिमालय को महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ग्रेटर हिमालय को महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय। देखिए इसका एक फोटो बनाइए, बनाइए चित्र। हाँ बताया तो था उस दिन जी। देखो बच्चा, ये है ग्रेटर हिमालय, ये ग्रेटर हिमालय बताया था उस दिन। ग्रेटर हिमालय यही है। ग्रेटर हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर दिखाया था उस दिन। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश और चीन के बाउंड्री पर बताया था ना। चलिए देखो भाई, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश और चीन के सीमा पर है। अरुणाचल प्रदेश और चीन के बाउंड्री पर, नोट कर लीजिए इसको। इसका विस्तार जब पूछा जाए कि महान हिमालय भारत में कहां कहां विस्तृत है, लिखवाना पड़ेगा अलग से, नहीं ना, सब दिख रहा है जम्मू कश्मीर में। ऐसी बहाने एक चीज और दिख रहा है, मैपिंग। सबसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश और चीन के बाउंड्री पर है। इसका टोटल जो लंबाई है वो है कितना भाई? 2500 किलोमीटर, जितना काराकोरम का था। इसकी टोटल लंबाई कितना है? 2500 किलोमीटर। इसकी जो एवरेज हाइट है वो अलग लिखिएगा, पहाड़ से दूर हट के दूसरा पन्ना में हाइट को अलग लिखिएगा, दूसरा पन्ना में। अब तो छूट न रहा है। एवरेज जो हाइट है वो है 6000 मीटर। बताइएगा, जहां छूटेगा वहां बोल दीजिएगा, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि आप उतारने में व्यस्त रहे, कुछ हम समझा दें। हम चाहते हैं कि आप समझे ज्यादा। उतारने वाला काम अगर न भी हो तो बाद में हो जाएगा, लेकिन समझने वाला काम हम रहेंगे तभी होगा। ठीक है? तो इसकी जो औसत ऊंचाई है, लिखो, इस पर्वत की जो औसत ऊंचाई है वो कितना है भैया? 6000 मीटर है। अब एक बात बताओ कि काराकोरम की औसत ऊंचाई कितना था? 6500। इसका कितना है? 6000। तो कुछ ज्यादा कम नहीं हुआ। यहां भी टेम्परेचर पूरे साल क्या रहेगा? बात मत करो। हाँ बोलो बोलो, क्या दिक्कत है भाई? जम्मू कश्मीर, एचपी माने हिमाचल प्रदेश, यूके मतलब उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश और चीन। क्लियर है ना? अब सुनो, इस पूरे पर्वत की जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है। और काराकोरम अब सब बराबर रहेगा। और एवरेज हाइट, एवरेज लंबाई है भाई, ये लंबाई एग्जैक्टली फीता से नापा नहीं गया है। सुनो, एवरेज जो हाइट है वो कितना है? 6000 मीटर। यानी काराकोरम की जो हाइट थी वो 6500 था। इसका 6000 ज्यादा कम नहीं हुआ, थोड़ा सा 500 मीटर कम हुआ। 500 मीटर कम हुआ, इसका मतलब ठंडी जस का तस रहेगा। वहां भी कड़ाके की सर्दी थी, और ग्रेटर हिमालय में भी क्या होगा? कड़ाके की सर्दी। इतनी सर्दी होगी कि वहां घूमने फिरने वाला स्थान नहीं बना पाएंगे। यानी कि एक ग्रेटर हिमालय में भी कोई हिल स्टेशन नहीं होगा, क्योंकि इसकी भी ऊंचाई काफी अधिक है। ऊंचाई पर जाते हुए टेम्परेचर घटते चला जाता है।
आप जो सुनते शिमला, सोलन, मंडी, डलहौजी, धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, कसौली, आपने सुना है नाम, मसूरी, उसके बाद चमोली, पिथौरागढ़, ये जितना भी नाम ले रहा हूं ये सब हिल स्टेशन का नाम है। यहाँ सैलानी घूमने के लिए जाते हैं। तो जितना भी मैंने नाम लिया हिल स्टेशन का, ये सब मिडिल हिमालय में है, ग्रेटर हिमालय में इसमें से कोई नहीं है। यानी जो हिल स्टेशन आप सुनते हैं घूमने के लिए वो सब कहाँ है, मिडिल हिमालय में। ग्रेटर हिमालय में कोई हिल स्टेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ इतनी ज्यादा सर्दी है कि हिल स्टेशन बनाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ भी लिख दो नीचे कहीं दूसरा पन्ना में जाकर, देयर इज नो हिल स्टेशन इन ग्रेटर हिमालय ड्यू टू हाइट, ऊंचाई के कारण महान हिमालय में भी कोई हिल स्टेशन नहीं पाया जाता। बात समझ में आ रहा है ना। यानी कोई आपसे कहे कि आपको शिमला जाना है, मतलब किस हिमालय में जाना है, कौन में, मिडिल हिमालय में, बिल्कुल सही। आपको श्रीनगर जाना है तो मिडिल हिमालय में। उत्तर भारत के जितने भी आपने सुने हैं हिल स्टेशन के नाम, वो सब किसमें है, मिडिल हिमालय में, याद रखिएगा। तो लिख लीजिए भाई, देयर इज नो हिल स्टेशन इन मिडिल हिमालय ड्यू टू हाइट, ऊंचाई के कारण ऊंचाई के कारण महान हिमालय में कोई हिल स्टेशन नहीं पाया जाता। देयर इज नो हिल स्टेशन ग्रेटर हिमालय ड्यू टू हाइट, ऊंचाई के कारण ग्रेटर हिमालय में, महान हिमालय में, लिखो ऊंचाई के कारण महान हिमालय में कोई हिल स्टेशन नहीं पाया जाता। ऊंचाई के कारण महान हिमालय में कोई हिल स्टेशन नहीं पाया जाता। ऊंचाई के कारण महान हिमालय में कोई हिल स्टेशन नहीं पाया जाता। अब तो नोट कर लिए होंगे। चलिए देखो भाई, एक पर्वत सुनो, जम्मू कश्मीर में एक पर्वत यहां से ऐसे निकला, इसका नाम है जोस्कर रेंज। जोस्कर रेंज अलग से ग्रेटर हिमालय से लगा हुआ एक पहाड़ ग्रेटर हिमालय के उत्तर में है, जिसका नाम है जोस्कर रेंज। नाम सुना है ना, जोस्कर श्रेणी, नहीं सुने तो सुन लीजिए। जोस्कर श्रेणी ग्रेटर हिमालय से लगा हुआ, महान हिमालय से लगा हुआ, महान हिमालय के उत्तर में एक पहाड़ है जिसका नाम क्या है बच्चा, जोस्कर श्रेणी। और मैंने क्या कहा था कि ग्रेटर हिमालय के उस पार जितने भी पर्वत हैं वो सब ट्रांस कहलाएगा। ट्रांस रेंज यानी जोस्कर भी किसमें आ जाएगा, ट्रांस रेंज में ही आ जाएगा। ग्रेटर हिमालय से लगा हुआ है लेकिन ये ग्रेटर हिमालय के पार है, इसलिए इसको पार श्रृंखला, ट्रांस का मतलब पार होता है, किसके पार, हिमालय के पार। तो ट्रांस रेंज से इसको किसमें रखेंगे, ट्रांस रेंज में ही रखेंगे। लेकिन ग्रेटर हिमालय से लगा था इसलिए इसको साथ में हम पढ़ा दिए। सुनो, जोस्कर रेंज में ग्रेटर हिमालय में एक घास मिलता है दोनों तरफ, उत्तर दक्षिण। जोस्कर रेंज में एक विशेष प्रकार का घास का फोटो बनाए हैं, आप गिन के मत बनाइएगा, हम भी गिने नहीं हैं, घास जैसा लगने लगे खाली बस। इसका नाम है बच्चा, इसका नाम है रुपसू घास। क्या नाम है बच्चा, रुपसू ग्रास, यानी रुपसू घास। इसका नाम है रुपसू घास। क्या नाम है इसका, रुपसू घास। और ये जो घास है इसका नाम है देवसाई घास। देवसाई, देवसाई घास, हाँ दोनों अलग अलग है। रुपसू घास, अरे जोस्कर पर्वत के उत्तर में जो घास मिलेगा उसको बोलेंगे रुपसू घास, और जो दक्षिण में घास मिलेगा उसको बोलेंगे देवसाई घास। देवसाई इधर लिख देता हूं बड़ा सा, देवसाई, देवसाई घास। जोस्कर रेंज जो है ना उसके उत्तर साइड में जो मिलेगा उसको बोलेंगे रुपसू घास, उत्तरी ढलान पे जो मिलेगा उसको रुपसू घास, और दक्षिणी ढलान पे जो मिलेगा उसको बोलेंगे हम लोग देवसाई घास। कोई दिक्कत तो नहीं है। रुपसू देवसाई घास किसमें मिलेगा, जोस्कर रेंज में। क्वेश्चन आ जाए रुपसू और देवसाई नाम का घास कहाँ मिलता है, जोस्कर रेंज में मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया यहां तक। अब आइए आगे, नेक्स्ट कुछ पर्वत। हाँ जी, घास की कोई खासियत नहीं है, मुलायम घास है, ठंडे प्रदेशों का घास है, और यहाँ के जो भेड़ है, बकरी है, उसको चराने का काम आता है। कोई घास की सुनो, ये घास शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। दो तरह घास होता है दुनिया में, एक उष्ण कटिबंधीय, एक शीतोष्ण कटिबंधीय। जो घास उगाया जाता है 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच उसको ट्रॉपिकल ग्रास कहते हैं, जिसमें सवाना है, लानोस है, कैंपोस है। और जो घास
पर्वत के काफी ऊंचाई पर या शीत कटिबंध में उगाया जाता है। 30 डिग्री के बाद यानी लगभग 40 के बाद उसको बोलते हैं हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय घास। ये घास की खासियत है कि मुलायम होता है, इसकी लंबाई कम होती है, भेड़ बकरी को चराने का काम आता है। और कोई बात? हाँ जी, आदमी मतलब आदिवासी लोग, जैसे लेह लद्दाख में तो आदिवासी रहते ही हैं, जो आदिवासी हैं गुज्जर बकरवाल वगैरह, वो लोग अपने भेड़ को पालते हैं और वो चराते हैं उन्हें। आदमी रहने का मतलब पहाड़ के ऊपर नहीं बोल रहा हूं, ये जो घास है पहाड़ के ढलानों पर है। ये घास कहाँ है भैया? पहाड़ के ढलानों पर। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है बात? अरे समझ में आ रहा है? एक बार यस सर बोल दीजिए, है ना? नहीं आए तो भी बोल दीजिए कि नो सर, क्या दिक्कत है? अरे या तो आए तो यस सर, और नहीं आए तो नो सर, बात खत्म है। पर बोलना तो पड़ेगा, या तो यस सर बोलिए या तो नो सर बोलिए। चलो देखो मेरे भाई, इस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ है? नेपाल में। इस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका संबंध इंडिया से है ही नहीं। इस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका संबंध इंडिया से नहीं है, उसका संबंध इंडिया से थोड़ा सा भी नहीं है, यानी उसकी बाउंड्री ये है नेपाल और तिब्बत के बाउंड्री पर। सुनो, इस पूरे पर्वत की, महान हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर पे है। उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, क्लियर है? पूरे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई 8,850.86 मीटर। इसकी ऊंचाई कितना है भैया? अभी हाल ही में करंट अफेयर है, इसी साल, सुनो, इसी साल माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ गया है 0.86 सेंटीमीटर। 0.86 सेंटीमीटर हाइट अभी हाल ही में ग्रेटर हिमालय का जो माउंट एवरेस्ट उसकी हाइट बढ़ा है। पहले 8,850 था, अब 0.86 और बढ़ गया है। इसकी हाइट कितना है भैया? 8,850 मीटर। अगर पूछा जाए माउंट एवरेस्ट है कहां तो क्या बोलेंगे आप? गलत उत्तर, नेपाल और तिब्बत के बाउंड्री पर। उसका कुछ हिस्सा तिब्बत में और कुछ हिस्सा, रुक जाओ लिखवा देंगे, नेपाल में। अब पूछा जाए माउंट एवरेस्ट नेपाल के किस दिशा में है? उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम, सुन लो पहले ऑप्शन, उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूरब, नॉर्थ ईस्ट, ये दो पार्ट लिखना है आपको। लिखिए, माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ नेपाल। माउंट एवरेस्ट situated in north east part of Nepal. Mount Everest situated in northeast part of Nepal and makes boundary between Tibet and Nepal, and makes boundary between तिब्बत और नेपाल। हिंदी में लिखिए, माउंट एवरेस्ट नेपाल के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित, दिखाई दे रहा है ना जी, उत्तर पूर्व में है, हर नॉर्थ ईस्ट में दिखा, इधर ईस्ट और ऊपर में नॉर्थ, तो नॉर्थ ईस्ट में ना हुआ। हम रटवाएंगे नहीं आपको भूगोल, भूगोल समझाएंगे। रट, कब तक रट के काम करिएगा। लिखिए, माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ नेपाल। माउंट एवरेस्ट नेपाल के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है तथा यह नेपाल और तिब्बत की क्या बनाती है? सीमा बनाती है। नेपाल और तिब्बत की सीमा बनाती है। नेपाल और तिब्बत की सीमा कौन बनाती है? माउंट एवरेस्ट। अब सुनिए, ठीक है, इसी को नोट कर लीजिए, परीक्षा में तो ही मार दीजिएगा, गलती होगा तो उसकी जिम्मेवारी हम लेंगे। हो गया? और क्या करें? जिम्मेवारी लेके क्या करिएगा? उसका जो हर्जाना के दे देंगे।
हाइट पहाड़ का कैसे बढ़ता हुआ आदमी है कि हाइट बढ़ेगा? वही तो बात है जो हम बोल रहे हैं, पहाड़ का हाइट बढ़ता कैसे है सर? पहले जानते हैं पहाड़ बना कैसे? बना कैसे जान जाइएगा, तो हाइट कैसे बढ़ा ये भी जान जाइएगा, है ना? देखो भाई, पहाड़ हिमालय जो है ना वो एक फोल्ड माउंटेन है। अब फोल्ड माउंटेन का निर्माण दो प्लेट के टक्कर से हुआ है। फोल्ड माउंटेन का निर्माण दो प्लेट आपस में टकराए उससे हुआ है। तो प्लेट्स टकराना बंद नहीं किए, अभी भी टकरा रहे हैं। जब टकराते हैं तो थोड़ा सा हाइट बढ़ा देते हैं। इस तरीके से हाइट बढ़ता जा रहा है ना? अब किसी आदमी को पकड़िए, उसको पचकाइए, अब वो लंबा हो, जितना ज्यादा पचकाते जाइएगा वो लंबा होता चला जाएगा, है ना? समझ में आया? हाइट ऐसी बढ़ जाता है। सुनो, एक पीक है चाइना और अरुणाचल प्रदेश के बाउंड्री पर, एक पीक है चीन और इतना रंग क्यों रहे? बिना रंगे भी तो काम चल सकता है। एक पीक है अरुणाचल प्रदेश चीन के बाउंड्री पर, एक पीक है सिक्किम और नेपाल के बाउंड्री पर, एक पीक और है नेपाल में, एक पीक और है नेपाल में, उत्तराखंड में दो पीक है, उत्तराखंड में दो पीक है, और जम्मू कश्मीर में एक पीक है। बना लीजिए, ये सभी पिक्स को बनाइए, नाम लिख देंगे सबका। सबकी हाइट जानना जरूरी नहीं, एक एक की और हाइट बताएंगे बस। हो गया? बनाइए इसको, जहां जहां बनाए वहीं वहीं बना लीजिए। जी बोलिए ना, इतना मन में काहे बोल रहे हैं? बोलिए क्या? हाँ बोलिए। अब पीक माने चोटी, शिखर, सबसे ऊंचा जो भाग होता है पहाड़ का। आओ बोलिए, कुछ समझ में आ रहा है? +2 हो गया, +2 कंप्लीट, पार्ट 1 के पार्ट 2 में। अब एडमिशन न लिया ग्रेजुएशन में, जब तक न लिया तब तक +2 में है। एडमिशन ले लेंगे तब ना BA में पहुंचेंगे। अरे यही अरुणाचल और चीन के जो सीमा है ना, अरे मैप में देखा मैं, आप तो हैं कि मैंने, अरे अरुणाचल प्रदेश है ना जी, हाँ चीन है ना, है यहाँ पर है। अब आया समझ में? समझ में आ गया? सुनो बच्चा, ठीक है, बतिया लीजिएगा। ये तो रोज मिलेंगे, ज्यादा समय तक मिलेंगे। हम तो आते हैं 1.5 घंटा बाद चल जाते हैं, तो जब तक हम हैं हमसे बतिया लीजिए। हमसे बतियाना मतलब हमारा पढ़ाई देख लीजिए। हो गया भाई? चीन और अरुणाचल प्रदेश के बाउंड्री पर जो पिक है उसका नाम है स्टूडेंट्स नामचा बरुआ। क्या नाम है? नामचा बरुआ। हिंदी भी लिख देना, नामचा बरुआ। क्या समझ में नहीं आ रहा है? क्या शिकायत हुआ तो नहीं बतिया रहे मेरे? सर एकदम घटिया पढ़ाते हैं, बेकार है, नींद आ जाता है इनके क्लास में, जबरदस्त। ना शिकायत ना कर रहे हैं एक्चुअली लोग अपने में। आप दूसरा बार सुने हैं ना ये, 2-3 बार, चौथा बार ही सुन लिए, चलिए अब अच्छा लग रहा होगा। क्या लिखे? नामचा बरुआ। नामचा बरुआ ये चीन अरुणाचल प्रदेश के बाउंड्री पर है। कल परसों याद होगा हमने बताया था कि नॉर्थ ईस्ट में कितने राज्य हैं? 7 राज्य, जिनको 7 सिस्टर कहते हैं। तो जो 7 राज्य हैं 7 सिस्टर, इनकी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो कौन है? नामचा बरुआ। ले लीजिए, नामचा बरुआ इज द हाईएस्ट। अलग से लिखने का काम कहीं और। नामचा बरुआ 7 बहनों वाले राज्य की या 7 सिस्टर वाले राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। नामचा बरुआ 7 सिस्टर मतलब अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, बताया था ना, असम, त्रिपुरा और मेघालय। लिखिए, नामचा बरुआ 7 सिस्टर स्टेट यानी 7 बहनों वाले राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। नामचा बरुआ 7 बहनों वाले राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। नामचा बरुआ 7 बहनों वाले राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। नामचा बरुआ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ 7 सिस्टर स्टेट। क्लियर है? समझ में आ गया? सिचुएटेड बोले तो जी अरुणाचल प्रदेश चाइना के बॉर्डर पे है, दिखाई तो दिया। कहाँ है? अरुणाचल और चीन के सीमा पर है। अगला पॉइंट, हाइट 7,781 मीटर।
अब सबकी हाइट जानिएगा तो पता चला कि जब अपने हाइट भुला गए, सबकी हाइट याद हो गया। कहीं कहीं 756 दिया, लेकिन 781 भी है। देखिए आप ऐसे विकिपीडिया पे देखें 781 दे देता है, कोई बात नहीं, 7756, कोई बात नहीं, 56 कर लीजिए इसको, इसका कोई मतलब नहीं है। 7781 या 7756 विकिपीडिया में सर्च करेंगे 781 देता है, कोई बात नहीं, कर लीजिए। तो सबकी हाइट जानना मेरे ख्याल से उतना आवश्यक नहीं है, नहीं तो पता चला कि पूरे भारत में करीब 500 पीक, सबका हाइट याद हो गया तो अपने हाइट भुला गए, है ना। चलिए भाई, नामचा बरुआ लिख लिए। पूरे नॉर्थ ईस्ट की क्या है भैया सबसे ऊंची चोटी, ये है कंचनजंगा। इसका नाम क्या है? कंचनजंगा, नाम सुना है? हाँ, इसकी हाइट जानना जरूरी है, इसका हाइट जानना जरूरी है। इसका हाइट है 8598 मीटर, इसका हाइट इंपॉर्टेंट है इसलिए जानना जरूरी है। 8598 मीटर। और वैसे मैं बता दूं, ऑक्सफोर्ड का एटलस ले लीजिएगा आप लोग, तो उसमें ऑक्सफोर्ड का या फिर एस चंद का एटलस आता है, एटलस में जाइएगा तो सारा पिक्स दिया हुआ है और सब पिक के बगल में ब्रैकेट देके हाइट भी दिया हुआ है, इसलिए पिक के हाइट जानना है तो वहां से नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये कंचनजंगा, कंचनजंगा की हाइट कितना है? 8598। अब बोलिए सर इसका हाइट जानना क्यों जरूरी है? आपने कहा इसका हाइट जानना जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। पूरे विश्व, सुन लो लिखना बाद में, पूरे विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और ग्रेटर हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आंसर क्या होगा? कंचनजंगा। ग्रेटर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, वो तो इंडिया में है नहीं, लेकिन ग्रेटर हिमालय की इंडिया में सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कंचनजंगा। आप पूरे विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कंचनजंगा। तो लिख लीजिए, कंचनजंगा महान हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा महान हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा महान हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा पूछा जाए कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट, लेकिन हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा। क्लियर है भाई? कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। लिखिए अगला पॉइंट, कंचनजंगा इज द थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड। कंचनजंगा इज थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा इज थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड। कंचनजंगा इज हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया एंड कंचनजंगा इज थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड। क्लियर है? अब सुनो, नहीं क्लियर है ना? अब कुछ लोग कुछ ठीक क्लियर है, नहीं क्लियर है? सब में, ना में भी ऐसे ऐसे, हाँ, अरे ना रहे तो ऐसे ऐसे करो, हाँ रहे तो ऐसे ऐसे करो। सुनो, ये जो ग्रेटर हिमालय हम छोड़ दिए थोड़ा, ग्रेटर हिमालय का नाम इंडिया में कुछ और है। इंडिया में ग्रेटर हिमालय, सॉरी, माउंट एवरेस्ट जो है इंडिया में नहीं है, लेकिन इसका इंडिया में नाम कुछ और है, नेपाल में नाम कुछ और है और तिब्बत में नाम कुछ और है। इसको पहले लिख लीजिए, तब और पिक के बारे में बताएंगे। देखिए, माउंट एवरेस्ट को 8,598 मीटर लिखो। माउंट एवरेस्ट को भारत में शेरमुख, माउंट एवरेस्ट को भारत में शेरमुख, माउंट एवरेस्ट को भारत में शेरमुख, माउंट एवरेस्ट को भारत में क्या बोलते हैं जी? शेरमुख। नेपाल में सागरमाथा, नेपाल में सागरमाथा, नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में भारत, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा, भारत में शेरमुख, भारत में शेरमुख, नेपाल में सागरमाथा, नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में क्या बोलते हैं? चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा। लगातार छींक रहे हैं, अरे जगह कम है, लिखो, ध्यान से देख के लिखो, चोमोलुंगमा। भैया तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं?
चोमोलुंगमा, 4-5 बार बोलिए, अभ्यास करिए, आ जाएगा बोलना। बोले चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा। हो गया। सुनो, भारत में शेरमुख, नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा। सुनो, ये जो पीक है इसका नाम है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। इसका नाम है मकालू, मकालू। इसका नाम है नंदा देवी, इसका नाम है नंदा देवी। नाम सुना है नंदा देवी का? नंदा देवी। और इसका नाम है कामेत, कामेत। और इसका नाम है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। अब इसको अंग्रेजी में मत कर दीजिएगा कुछ, नंगा पर्वत को हिंदी रहने ज्यादा बेस्ट है। अरे अन्नपूर्णा, अरे माता अन्नपूर्णा का नाम नहीं सुना है? अन्नपूर्णा, ये लिखे मकालू। उत्तराखंड में नंदा देवी, ये लिखे कामेत, 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 KAMET, कामेत। नहीं, जिस लोकेशन में लिखा हूं वैसे ही है। हाँ, ऊपर नीचे मतलब नहीं, मतलब उत्तर और दक्षिण में है। अरे ऊपर नीचे मतलब उत्तर दक्षिण। ये कामेत, ये नंदा देवी। वैसे नंदा देवी उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। अलग से ना हो तो लिख लीजिए नंदा देवी। इसका हाइट ना हो तो लिख सकते हैं 7,816, 7,816 मीटर। इसका तो याद हो जाएगा, 7 1 8 8 दूनी 16। नहीं याद हो जाएगा? ट्रिक की तरह है, 7 1 8 8 दूनी 16। तो 7,816 मीटर किसकी हाइट है? नंदा देवी की। और नंदा देवी उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी उत्तराखंड राज्य की सब। जो सुनो, दरोगा मेंस में क्वेश्चन आया था। दरोगा मेंस जो पिछला हुआ था, ये पिछला नहीं, 1717 वाले मेंस में क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा चोटी कंप्लीटली इंडिया में है। क्वेश्चन पूछा था इनमें से कौन सी पीक कंप्लीटली इंडिया में है। ऑप्शन दिया था नामचा बरुआ, ऑप्शन दिया था अन्नपूर्णा, ऑप्शन दिया था मकालू, और ऑप्शन दिया था कामेत। आप दरोगा 1717 डालिएगा यूट्यूब पे, क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। कई लोग डिस्कशन किए थे उस क्वेश्चन का, आउट हो गया था पेपर। तब देखिएगा तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, इनमें से कौन सा पिक कंप्लीटली इंडिया में है। तो ये मैप जो मैंने बनाया उससे पकड़ा जाएगा कौन इंडिया के बाहर। क्लियर है ना भाई? तो इसी टाइप से सवाल अब दरोगा मेंस में पूछा जा रहा है। अब दरोगा का स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। आप जो सोच रहे हैं कि ट्रेडिशनल सवाल कौन कहां से आएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट कहां है, तो नेपाल और भूटान न देगा ऑप्शन, चारों ऑप्शन में नेपाल देगा। अब बोलेगा उत्तर पूर्व नेपाल, उत्तर पश्चिम नेपाल, दक्षिण पूर्व नेपाल, दक्षिण पश्चिम नेपाल। तो जो सामान्य लूसेंट रट के गया है और पेपर लगाया गया वो तो नेपाल जानता है, वो तो बेचारा वो धर्म संकट में पड़ गया। यार पढ़ के भी आए और क्वेश्चन भी फंसा दिया, तो फिर कोई अंदाज पे मार के आएगा, इन बीन सवा अढ़ैया 3.5 टिक कर देगा। क्यों भैया? तो कामेत और नंदा देवी उत्तराखंड में, और कंप्लीटली उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। इसके बाद कामेत, त फॉर तराजू। सुनो, ये जो नंगा पर्वत है इसकी हाइट है 8,126 मीटर, 8,126 मीटर। सबकी ऊंचाई याद करना जरूरी नहीं, खाली लोकेशन याद कर लीजिए, हम ऐसे ही लिख दिए कहीं कहीं। तो नंगा पर्वत, सुनो, कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो क्या बोलेंगे आप? K2। क्या बोलेंगे? K2। लेकिन जम्मू कश्मीर में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो नंगा पर्वत। तो लिख लीजिए जम्मू कश्मीर में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है बच्चा? नंगा पर्वत। कोई दिक्कत तो ना है? समझ में आ रहा है ना? जम्मू कश्मीर में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है जी? जम्मू कश्मीर में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत। जम्मू कश्मीर में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है। अब इससे धीरे क्या लिखवाएं? क्या? K2। जम्मू कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2। पर वो हिमालय में नहीं, काराकोरम में। देखो इसमें क्या फायदा होगा, ये सब पिक दिया हुआ है, परीक्षा में क्या करेगा, इन चोटी का नाम दे देगा। अब बोलेगा इनको पश्चिम से पूरब अरेंज कीजिए, तो पश्चिम तो इधर है, आप पूरब उधर अरेंज कर लेंगे आप। अरे इन चोटियों को पश्चिम से पूरब आप अरेंज कर लेंगे, या कौन से राज्य में कौन सा पिक अगर मिलाने के लिए दे दे तो कर लेंगे आप।
तो देखो इससे फायदा कई है। एक तो साथ में हमारा मैपिंग हो गया, अगर हम हिमालय बोल के और हिमालय के खाली लिखवा देते तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। इससे मैपिंग भी हो गया। आप जो करें सर 2 दिन हमारा मैपिंग की क्लास ले लिया कीजिए, हम जरूर ले लेंगे अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग का हर दिन भी मैपिंग हो रहा है। हम लोग पूरा बताए चुंबी घाटी कहाँ है, लद्दाख किसको बोलते हैं, कश्मीर वैली किसको बोलते हैं, सियाचिन किसको बोलते हैं, सब पढ़ा चुके। चलिए भाई हो गया। तो ये हमारा पूरा पिक हो गया। अब इसमें पढ़ना है पासेज, पासेज ऑफ ग्रेटर हिमालय। हेडिंग डाल दीजिए महान हिमालय के दर्रे, पासेज ऑफ, इसमें तो हिल स्टेशन है नहीं, पासेज ऑफ ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय का दर्रा, हाँ पासेज ऑफ ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय का दर्रा, महान हिमालय का दर्रा। अच्छा अगर देखोगे तुम इधर देख रहे हो ना, पहले क्या है, जम्मू कश्मीर है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर उत्तराखंड है। सुनो भाई, जम्मू कश्मीर पहले है, फिर कौन है, हिमाचल प्रदेश, फिर कौन है। अभी हमने कहा है कि दर्रा और ग्लेशियर सिर्फ इंडिया का पढ़ना है, नेपाल भूटान का नहीं पढ़ना है। उसके बाद क्या आएगा, सिक्किम, नेपाल को बोले कि दर्रा पढ़ना है केवल हमको इंडिया का। और उसके बाद क्या आएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो मेरे पास एक ट्रिक है, मेरे पास एक ट्रिक है क्या, दर्रा का एक मंत्र दे रहा हूं, आज के बाद कभी भूलिएगा मत। बूजो सिब्बा माथा नीली जेन्ना बोडू से। सुनिए इसका एक बार बोल दीजिएगा, बूजो सिब्बा माथा नीली जेन्ना बोडू से। बोलो, बूजो सिब्बा माथा नीली जेन्ना बोडू से, बूजो सिब्बा माथा नीली जेन्ना बोडू से, बूजो सिब्बा माथा नीली जेन्ना बोडू से। सुनो ये लग रहा होगा टफ, लेकिन ये बाद में आसान हो जाएगा, इसलिए कि जो दर्रा का नाम है इससे भी ज्यादा टफ है। बूजो सिब्बा माथा नीली जेन्ना बोडू से, याद रहेगा। लेकिन ये मंत्र तबे काम करेगा जब ये ऊपर नीचे ना हो। अगर इसको ऊपर नीचे कर देंगे तो वास्तु दोष हो जाएगा, अब मंत्र का प्रभाव उल्टा पड़ने लगेगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग से आपका मार्क्स कटने लगेगा। तो इसलिए भैया एक क्रम से याद रखिएगा, बूजो सिब्बा माथा नीली जेन्ना बोडू से। अब सुनो, बू से है भैया बुर्जिल, बू से बुर्जिल पास, बुर्जिल दर्रा, बू से बुर्जिल, कितना कठिन नाम है, याद नहीं रहेगा। और दूसरा है जोजिला पास, दूसरा क्या भैया, जोजिला पास। ला का मतलब बताए थे आप लोग को दर्रा, ला का मतलब दर्रा होता है, बुर्जिल और जोजिला हो गया। ये दोनों कहाँ है भैया, जम्मू कश्मीर में। अब देखिए अगर ट्रिक आपको याद रहे, आई लाइन से ये वाला याद रहे, तो बूजो सिब्बा माथा नीली जेना बोडू से, तो बूजो पहले कश्मीर सर लिखे थे, तो बूजो वाला जो नाम आएगा, बू से और जो से जो दर्रा रहेगा वो जम्मू कश्मीर में टिक करेंगे। इसमें 2 तरह के प्रश्न आते हैं, एक आता है कि भैया दर्रा का नाम दे दिया किस राज्य में है, एक क्वेश्चन आता है दर्रा का नाम दे दिया और इधर स्टेट का नाम दे दिया, मैच द फॉलोइंग मिलाइए कौन सा दर्रा किस राज्य में है। क्लियर है। तो भैया बूजो सिब्बा माथा नीली जेना बोडू से याद रहेगा, तो बू से बुर्जिला, जो से जोजिला, सी से सीप किला, सी से सीप किला। कल बताए थे ना हम, जहां से सतलज नदी इंडिया में प्रवेश करती थी, कल बताया था काराकोरम पास में जब राकसताल झील लिखा था तो वहां से एक नदी निकलती थी सतलज, जो भारत में प्रवेश करती थी हिमाचल प्रदेश में सीप किला दर्रा से, कल लिखवाया था। तो सीप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश, बा से बड़ा लाचला, बा से बड़ा लाचला, बा से बड़ा लाचला, बा से बड़ा लाचला, बड़ा बूजो सिब्बा हो गया। क्लियर है। अब देखिए माथा नीली, तो तीसरे नंबर पर उत्तराखंड, ये ध्यान में रखना होगा और ट्रिक, फिर कभी दर्रा रटने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलेंगे सर हिमाचल प्रदेश में तो एक और दर्रा है रोहतांग, उसको तो आप लिखे ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा भी है। तो भैया एक्चुअली हम ग्रेटर हिमालय का दर्रा लिख रहे हैं, हम हिमाचल प्रदेश का दर्रा नहीं लिख रहे। ग्रेटर हिमालय में सिर्फ सिपकिला और बड़ा लाचला है, रोहतांग दर्रा मिडिल हिमालय में पड़ता है। और जब मिडिल हिमालय पढ़ाएंगे तो वहां भी लिखेंगे हम, यानी ये पूरा जम्मू कश्मीर के सारा दर्रा हम नहीं लिख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में तो बनिहाल दर्रा भी है, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल दर्रा भी है, लेकिन पीर पंजाला बनिहाल मिडिल हिमालय में है। हम पढ़ क्या रहे हैं, ग्रेटर हिमालय, इसलिए जो ग्रेटर हिमालय वाला है वही ना लिखेंगे केवल। बात आई समझ में। अब सुनिए, अब ये मास हो गया माना दर्रा, जहां बद्रीनाथ है, माना दर्रा के पास ही बद्रीनाथ है। अरे जो बद्रीनाथ केदारनाथ नाम सुना है ना, भगवान विष्णु के लिए बद्रीनाथ और केदारनाथ भगवान शिव के लिए, तो ब से बद्री और ब से विष्णु, तो दोनों विष्णु भगवान के लिए
बद्रीनाथ, माना दर्रा के पास ही बद्रीनाथ है। माना, था से थागला, था से थागला, नी से नीति, और ली से लिपुलेख, ली से लिपु लेख। देखिए हिंदी लिखेंगे तो जगह कम बचेगा बाबू, इसलिए अंग्रेजी लिख देते। सुन के हिंदी वाले लिखिए, एक ही भाषा, या तो हम अंग्रेजी लिखें या तो हिंदी लिखें। थागला, थागला, माना, माना थागला, नीति और लिपु लेख। और जे से आप पढ़ चुके हैं पहले ही, हमसे पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं। जे से जेलिपला, जहां से तिब्बत जाते थे, नाथुला से चीन जाते थे, एक डोकला दर रथों से भूटान जाते थे। एक बनाया था फोटो ना, तो देखो भाई, जे से जेलिपला, ना से नाथुला हो गया। और साथ में डोकला का तो ट्रिक में नहीं है, लेकिन लिख लो, डोकला का ट्रिक में नहीं है, फिर भी लिख लो डोकला भैया। जेलिपला, 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 उसके बाद नाथुला, उसके बाद डोकला, उसके बाद डोकला। जेलिपला, नाथुला और डोकला दर्रा किस राज्य में है बच्चों? सिक्किम में। अब बो से बोमडीला, बो से बताओ बच्चा, बोम डीला, या इसी को बुमला भी कहते हैं, बोम डीला। बोम डीला। और सुनो, डू से, ऐसे डो से दीफू है, दीफू, दीफू दर्रा है, डीयू से दीफू। और उसके बाद दीफू के बाद सेला दर्रा। कौन सा दर्रा है भैया? सेला। ऐसे यहां पर बोडी हो जाता है, बोडी, लेकिन बोडू कर दी, कोई बात नहीं। डी का मतलब दीफू, डी का मतलब दीफू दर्रा। ये भी कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। दीफू कहां है भैया? अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार और चीन के बाउंड्री पर। क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा ऐसा दर्रा है जो म्यांमार, चीन और भारत के ट्राई जंक्शन पर है, तीनों के मिलन पॉइंट पे है, जहां म्यांमार की ही बाउंड्री लग रहा है, जहां चीन की ही बाउंड्री लग रहा है, और जहां इंडिया की ही बाउंड्री लग रहा है, वहां पॉइंट पे कौन सा दर्रा है? तो आंसर होगा दीफू। देखो भाई, अरे यही तो है। अगर इधर आओगे तो देखो, यहां पर दर्रा है, ये दर्रा यहां पर है, दीफू दर्रा यहां है। यहां म्यांमार, भारत और चीन तीनों का सीमा लगता है। क्वेश्चन आ जाए कि भैया दीफू कौन सा दर्रा है जो म्यांमार, चीन और भारत, एकमात्र दर्रा जो म्यांमार, भारत और चीन के ट्राई जंक्शन पर है, तो कौन सा आंसर होगा? दीफू दर्रा। दीफू दर्रा। क्या दिक्कत है? बोलो बोलो। सुनो, ये किसको जोड़ता है? अब क्या है? एक क्वेश्चन क्या आएगा? कौन सा दर्रा कहां है? सीधे एक क्वेश्चन दर्रा का नाम दे देगा, चार, इधर चार राज्य का नाम मिलाइए, कहां है, ये तो हो जाएगा। लेकिन पूछेगा आपसे कौन सा दर्रा से कहां जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आज नहीं, कल आएंगे, तो आते ही पहले क्या करेंगे? कौन से दर्रा से कहां जाते हैं लिखवा देंगे। लेकिन पहले बता चुका हूं, नाथुला दर्रा से कहां जाते हैं, जेलिपला दर्रा से कहां जाते हैं, कुछ दर्रा की चर्चा तो कर ही चुका हूं। बाकी कल अब डिटेल बढ़ाएंगे इसको कि भैया कौन से दर्रा से कहां जाते हैं। कैसा लगा क्लास? मजा आया? हाँ, क्या बोले थे? सो दीफू वाला है कि भैया म्यांमार, चीन और भारत के ट्राई जंक्शन पर है। म्यांमार, चीन और भारत के ट्राई जंक्शन पे कौन सा दर्रा है? दीफू। चलिए, मजा आ रहा है भूगोल में ना जी? पीछे